गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ द बक्सर। हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच हुआ और बैटल ऑफ बक्सर में किसकी विक्ट्री हुई। इससे पहले की जो वीडियो लेक्चर में उसमें मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, किस तरह से अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट किया और उन्होंने वहाँ पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। अब कंपनी जो आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंग्लैंड से आई थी और कंपनी का जो मेन एम था वो ये था कि किसी तरह से इंडिया के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए और इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसको चीपेस्ट प्राइस पर यहाँ पर बाई किया जाए और हाई प्राइस पर हम उसे अपनी कंट्री में सेल करें। ये कंपनी अपना एक मोटिव लेके आई थी। जब कंपनी ये मोटिव लेके आई थी वो अपने एम में काफ़ी हद तक सक्सेस भी उसने गेट कर ली, लेकिन उसे यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी का सामना करना पड़ा, सिराजुद्दौला का सामना करना पड़ा और उसके बाद उसको बैटल ऑफ बक्सर का भी सामना करना पड़ा। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया गया था और बंगाल का जो नया नवाब था वो मीर जाफर को बनाया गया था। अब कंपनी का जो मेन एम था वो क्या था कि किसी तरह से यहाँ के रॉ मटेरियल को, यहाँ पे जितने भी कॉटन है, सिल्क है, जो कार्डमम है, जो सैंडलवुड है, उसको चीपेस्ट प्राइस पर अर्न करें, चीपेस्ट प्राइस पर उसको बाई करें और उसको हाई प्राइस पर अपने कंट्री के अंदर सेल करें। दैट इज द क्लियर। तो इसलिए कंपनी को यहां पर एक ऐसे नवाब की आवश्यकता थी, एक ऐसे रूलर की आवश्यकता थी इंडिया के अंदर जो उनका इस वर्क में उनकी हेल्प करे और वो उनसे रेवेन्यू भी ना ले। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब उन्होंने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया तो मीर जाफर के सामने भी ये कंडीशन जो थी कि अंग्रेज रेवेन्यू देते नहीं थे और वो यहां पर व्यापार कर रहे थे, जबकि इंडिया के जितने भी आपके एम्परर थे वो डिफरेंट रीजन से लार्ज क्वांटिटी में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उस रेवेन्यू को अपनी आर्मी पर और अपनी जनता पर खर्च करते थे ताकि उनकी जनता को, उनकी आर्मी को और यहाँ की किंग को, एम्पायर को बेटर फैसिलिटी मिल सके। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर व्यापार कर रहे थे और रेवेन्यू वो देते नहीं थे, वो टैक्सेस देते नहीं थे और वो फ्री में यहां पर ट्रेड करते थे। तो मीर जाफर, और बदले में मीर जाफर से भी वो बंगाल की नवाबी के बदले में कुछ मनी वो लेते थे कि वो उसकी आर्मी के रखरखाव के लिए, कंपनी के स्पेंड के लिए बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे। तो मीर जाफर एक पपेट जो नवाब था वो बन के रह गया था, कंपनी के हाथों एक पपेट रूलर बन के रह गया था। कंपनी जैसे चाहती थी इस तरह का वो रूल मीर जाफर से करा रही थी। तो मीर जाफर को ये सारी डिफिकल्टी फेस करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने कंपनी के जो रेवेन्यू थे, जो रेवेन्यू कंपनी कलेक्ट कर रही थी मीर जाफर के थ्रू, उसको देने से उसने मना कर दिया और उसने कहा कि जो जनता की जो एक्सपेक्टेशन है नवाब के लिए और बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर, उसकी जितनी भी डिग्निटी है या जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो जनता की मीर जाफर से हैं, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी से। और बंगाल का नवाब मीर जाफर उनकी फैसिलिटीज या उनकी जो भी जनता की जो भी विशेष थी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पपेट रूलर था। तो जब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वायसराय था लॉर्ड क्लाइव, उसको हटाकर, लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। दैट इज द क्लियर। जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो मीर कासिम के सामने भी ये डिफिकल्टीज आई कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करके वो देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसके पास अपनी जनता को स्पेंड करने के लिए, अपनी जनता के वेलफेयर के लिए किसी तरह का भी वेल्थ नहीं बचती है और यहां तक कि उसको अपनी जनता के ऊपर और ज्यादा टैक्स इंपोज करने पड़ते हैं ताकि वो कंपनी की आर्मी की या कंपनी की जो और भी फैसिलिटीज जो कंपनी प्रोवाइड करना चाहती है, किसके थ्रू? मीर कासिम के थ्रू, वो सारी मीर कासिम को ही कंप्लीट करनी पड़ती थी।
तो मीर कासिम भी अंग्रेजों से खफा हो गया और उसने अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया और उसी युद्ध को हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। द बैटल ऑफ बक्सर अक्टूबर 1764 was fought between the forces under the command of the British East India Company on the side and the compound armies of Mir Qasim, the Nawab of Bengal, Sujauddaulah, the Nawab of Awadh and Shah Alam II, the Mughal Emperor। अब बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में, और मीर कासिम के साथ इस युद्ध में आपका अवध का नवाब और मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर था उस समय, शाह आलम सेकंड, ये तीनों ने मिलकर एक आर्मी बनाई और उस आर्मी को साथ लेकर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फाइट की और इस फाइट को हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं, जो 1764 में इंडिया के अंदर हुई थी। लेकिन इस बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की जीत हुई और ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ये आपका हुआ था द बैटल फाउट एट बक्सर, ए टाउन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगाज रिवर। जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो गंगा रिवर के किनारे हुआ था, वहां पर एक टाउन था जिसको आप आसाम से जानते हैं। तो ये बैटल ऑफ बक्सर वहां पे हुआ था और बैटल ऑफ बक्सर में आपकी जो लॉर्ड क्लाइव था उसकी जीत हुई थी। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम के साथ एक ट्रीटी साइन की गई। इस ट्रीटी को हम इलाहाबाद की ट्रीटी के नाम से जानते हैं और इस ट्रीटी को 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, जो वायसराय था लॉर्ड क्लाइव था उसके द्वारा साइन कराया गया और इसके तहत उड़ीसा अवध की जो दीवानी थी, जो रेवेन्यू के जो राइट्स थे वो कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं। मींस बैटल ऑफ बक्सर में सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम की हार होती है और लॉर्ड क्लाइव इसमें क्या होती है, लॉर्ड क्लाइव की विक्ट्री होती है और मीर कासिम भाग जाता है, जबकि अवध का नवाब और आपका शाह आलम जो मुगल एम्पायर है उसको एक इलाहाबाद की ट्रीटी के तहत जो राइट्स हैं उड़ीसा की और अवध के रेवेन्यू के राइट्स वो कंपनी को देने पड़ते हैं। और यहां पर भी अब कंपनी का क्या हो जाता है, पूरा होल्ड हो जाता है किसके ऊपर, अवध के ऊपर, और अवध के ऊपर भी सब्सिडरी जो अलायंस है वो थोप दिया जाता है। दैट इज क्लियर। अब जब अवध को और कंप्लीटली उन्होंने विन कर लिया अंग्रेजों ने, उसके बाद अंग्रेजों की जो नजर थी वो थी आपकी मैसूर के ऊपर। उस समय मैसूर एक बहुत बड़ा एरिया था जिस पर आपका टीपू सुल्तान और उसका जो फादर था हैदर अली वहां पर रूल करते थे। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ब्रेव थे और ये अंग्रेजों की स्लेवरी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अंग्रेज टीपू सुल्तान के साथ ट्रेड करते थे लेकिन ये रेवेन्यू देते नहीं थे, तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ ट्रेड करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। जो मैसूर था वो रूल किया जाता था किसके अंडर में, टीपू सुल्तान और उसके फादर हैदर अली के अंडर में। ठीक है। अब मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम। अब मालाबार जो कोस्ट है उस पर अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान का व्यापार होता था, ट्रेड होता था, मैसूर का ट्रेड होता था। लेकिन फ्रांसीसियों से अच्छा रिलेशन होने के कारण टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ ट्रेड करने से मना कर दिया। दैट इज क्लियर। अब कौन कौन सा ट्रेड होता था, क्या क्या परचेज करते थे वो पेपर एंड कार्डमम परचेज करते थे अंग्रेज किससे, टीपू सुल्तान से, मैसूर से।
और उसको अपने कंट्री में जाके वो सेल करते थे। तो एक ग्रेट ट्रेड उनका मैसूर के साथ होता था। लेकिन सैंडलवुड का व्यापार, पेपर का व्यापार और कार्डमम का जो ट्रेड था उसको स्टॉप कर दिया। दैट इज द क्लियर। अब जब अंग्रेजों को ये पता चला कि टीपू सुल्तान ने हमारे साथ व्यापार करने से, ट्रेड करने से मना कर दिया, तो उनमें एक बौखलाहट हो गई, वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गए और उन्होंने टीपू सुल्तान और हैदर अली को कुचलने का प्लान बना लिया। हैदर अली के साथ भी अंग्रेजों की कई फाइट हुई और फाइनली उनका जो सन था टीपू सुल्तान, उनके साथ भी अंग्रेजों के कई युद्ध हुए। अंडरस्टैंड? मोस्टली 4 वॉर हुए। इनको एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से हम जानते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से हम इनको जानते हैं। 4 जो युद्ध थे, जो 4 वॉर थे, वो अंग्रेजों और मैसूर के बीच हुए थे। कौन कौन से हुए थे? 1767 टू 69, 1780 टू 84 और 1790 टू 92 और 1799। ये 4 वार अंग्रेजों और मैसूर के बीच हुए थे। इनको हम एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं। और फाइनली जो लास्ट वाला वॉर था 1799 में, जो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान इस वार में शहीद हो गया था, अपनी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम को बचाते बचाते। मीन्स फाइनली जो 4 वार हुए किसके बीच? अंग्रेजों के बीच। उसमें लास्ट में अंग्रेजों को ही विक्ट्री मिली और इस तरह से अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मार दिया। वो श्रीरंगपट्टनम, अब जो उसकी राजधानी थी, उसकी रक्षा करता हुआ मारा गया। और फाइनली जो वायडेयर वंश था वहां मैसूर का, उसको दोबारा से अंग्रेजों ने वहां का रूलर बना दिया। तो दैट इज द क्लियर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच हुई थी। आप इस वीडियो को, लेक्चर को अच्छी तरह से अगेन वॉच करें और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।